हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज नया टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण जो विधेयक होता है, उस विधेयक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार से सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल हमने बात की थी जो विधेयक है, विधेयक के बारे में हमने ओवरव्यू लिया था। आज हम उन विधेयक यानी कि जो 4 प्रकार के जो बिल होते हैं, हम कैसे ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे साधारण जो विधेयक होता है उस विधेयक की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। देखिएगा दोस्तों, पहले हम इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जो साधारण विधेयक होता है, यह विधेयक सामान्य विधि के द्वारा यानी कि हम कह सकते हैं सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया वाले ये विधेयक होता है। जो साधारण, इसको विधेयक हम कह सकते हैं। इन्हें संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो आपका साधारण जो विधेयक होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, इसको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, या तो लोकसभा में आप प्रस्तुत कर सकते हो, या आप राज्यसभा में इसको प्रस्तुत कर सकते हो। यानी लोअर हाउस, अपर हाउस, दोनों में से किसी भी आपका सदन होता है उसमें आप इसको प्रस्तुत कर सकते हो, है ना। तो कह सकते हैं सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया वाले विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा जो हम कोई भी साधारण जो विधि तैयार करते हैं, कानून का अगर हम निर्माण कर सकते हैं, तो दोस्तों ऑर्डिनरी बिल की आवश्यकता होती है, और इसी को हम साधारण विधेयक कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कहा कि साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में यानी कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हो। या तो आप लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हो, या आप राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो, इस जो आपका ऑर्डिनरी बिल होता है, इस ऑर्डिनरी बिल को इस बिल को पास करवाने के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं जो आपका जो साधारण विधेयक होता है, देखिए दोस्तों, विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। हम आगे हम इस बात को पढ़ेंगे कि एक होता है आपका जो जनरल यानी कि हम कह सकते हैं साधारण विधेयक होता है ना। और एक होता है आपका इफेक्टिव बिल, मेजोरिटी होती है। एक आपका होता है स्पेशल मेजोरिटी होती है, यानी कि हम कैसे साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष प्रकार का बहुमत होता है। तो ये 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है। तो फ्रेंड्स, इनको हम आगे बात अपन करेंगे। वैसे तो मैंने आपको इस बहुमत यानी कि मेजोरिटी के बारे में हमने पढ़ा दिया है ना। तो आप थोड़ा सा विजिट करिएगा, हमारा जो एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आप जाके देख सकते हो 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने भी आपको बताया था जो साधारण विधेयक होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। देखिएगा, मैं इसको आपको एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। देखिएगा, इसको बोलते हैं, सॉरी, देखो, ये जो होता है साधारण जो ऑर्डिनरी बिल होता है यानी साधारण विधेयक होता है। इस विधेयक में सामान्य विधि की निर्माण की प्रक्रिया वाले विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। और संसद के किसी भी सदन में इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसको साधारण बहुमत के द्वारा हम इसको पारित करवा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखो, जिस भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जाए, है ना, आप चाहिए आप किसी भी सदन, लोकसभा में पेश कर सकते हो, या आप राज्यसभा में पेश कर सकते हो। किसी भी सदन में अगर आप पेश करते हो, ठीक है, उस सदन में वह साधारण विधेयक अगर वो फेल हो जाता है, हम कह सकते हैं वह सदन उसको अस्वीकृत कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका ऑर्डिनरी जो बिल होता है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक बात, कंडीशन एक समझिए, आप इस कंडीशन को समझिएगा। जो साधारण जो विधेयक होता है वो कब फेल होगा
अस्वीकृत होगा। जैसे मान लेते हैं किसी भी सदन में आपने इस विधेयक को पेश कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि आपने अपर हाउस के अंदर इसको पेश कर दिया है और अपर हाउस के द्वारा इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया, तो दोस्तों वहीं से ये जो आपका ऑर्डिनरी बिल है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन समझिएगा इसको, जिस सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं जिस सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जाता है और उस सदन में पास होकर अगर दोस्तों दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरा सदन अगर उसको अस्वीकृत कर देता है, तो वह भी बिल वहीं पे बिल वो समाप्त हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, यानी कि ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार फिर से आपको समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी ऐसा बिल है, साधारण बिल है, उसको हमने लोकसभा में पास कर दिया, लोकसभा में प्रस्तुत किया सबसे पहले, अगर लोकसभा उसको अस्वीकृत कर देती है तो वह बिल वहीं से समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से सुनेगा, अगर लोकसभा ने उस बिल को बिल्कुल पारित कर दिया है, फिर वह बिल दूसरे सदन में जाएगा, हम कह सकते हैं राज्यसभा में अगर वो प्रस्तुत होगा, तो राज्यसभा भी अगर उसको समाप्त कर देती है ऑर्डिनरी बिल को, तो वहीं पे वह दोबारा से वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो दो कंडीशन हो गई। अब देखिएगा दूसरी जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे लोकसभा में जाएगा, पहला सदन उसको पास कर दिया, दूसरा सदन में जाता है और दूसरा सदन भी उसको फेल कर देता है, तो दोस्तों दूसरे सदन की जो फेल करने की दो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? एक तो क्या, दूसरा सदन विधेयक को फेल करने पर, यानी कि दूसरा सदन विधेयक को फेल करने पर और 6 माह से अधिक समय तक रोकने पर दोस्तों, ये दोनों शर्तें होती है। इन दोनों शर्तों के माध्यम से आपका जो आपका ऑर्डिनरी बिल है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप्स ये आपको बातें समझ में आई है। एक बार फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा। देखिएगा आपका जो साधारण विधेयक होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो सामान्य जो कानून निर्माण की प्रक्रिया वाले जो विधेयक होते हैं उनको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। यह जो बिल होता है फ्रेंड्स, ये संसद के किसी भी सदन में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली बात करें तो इस विधेयक को पारित करवाने के लिए कौन सी मेजोरिटी होनी है, यानी कि साधारण मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा यह जो बिल है समाप्त कैसे हो सकता है। देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि आपने इस बहुमत को, इस विधेयक को लोकसभा में आपने प्रस्तुत कर दिया और लोकसभा ने इस विधेयक को फेल कर देती है, तो दोस्तों वह विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन समझिएगा, अगर लोकसभा में आपने पेश किया, लोकसभा ने इसको पारित करके दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में आपको उसको भेजा है, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा क्या करेगी फ्रेंड्स, उसको दो कंडीशन के माध्यम से उसको फेल कर सकती है। एक तो क्या है कि दूसरा सदन विधेयक को फेल करने पर, यानी कि दूसरा सदन उसको फेल कर देगा। एक कंडीशन और होती है, 6 माह से अधिक समय तक रोकने पर भी अगर किसी बिल को दूसरा सदन जो उसको 6 माह के लिए अगर अपने पास रख लेता है, उसके बारे में कोई विचार नहीं करता है, तो फ्रेंड्स 6 माह के बाद जो आपका ऑर्डिनरी बिल है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आप पढ़िएगा फ्रेंड्स। देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखिएगा जिस सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जाता है उस सदन में वह साधारण विधेयक फेल हो जाता है, तो विधेयक वहीं पे बिल्कुल उसी सदन में समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन समझिएगा, जिस सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जाता है और उस सदन में पास होकर अगर वह विधेयक दूसरे सदन में पेश किया जाता है, तो दूसरे सदन में फेल होने की दो शर्तें होती है फ्रेंड्स। एक तो क्या है, दूसरा सदन उसको फेल करेगा, दूसरा उसकी कंडीशन ये है कि 6 माह से अधिक समय तक अगर उस बिल को दूसरा सदन अपने पास रोक लेता है, तो फ्रेंड्स उसको समाप्त होना पड़ता है, यानी उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इन दोनों ही शर्तों के माध्यम से आपका जो ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, अलग से बात कर लेते हैं एक। देखिएगा अब सुनिएगा ध्यान से। अब देखिएगा यदि कोई विधेयक है वो पारित करवाना आवश्यक हो, अगर मान लीजिएगा एक ऐसा भी विधेयक है, ठीक है, जिसको उसको पारित करवाना बहुत जरूरी है, तो उस कंडीशन में हम उस विधेयक को कैसे पास करवाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई विधेयक को पारित करवाना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है। जैसे मान ले कोई विधेयक है,
है ना। और दोनों उस विधेयक को बिल्कुल उसको पास करवाना जरूरी है। और दोनों ही जो आपकी सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उस विधेयक के बारे में गतिरोध उत्पन्न कर दे, ठीक है। तब कंडीशन क्या होती है, तब एक एक आर्टिकल लगता है फ्रेंड्स 108, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और फ्रेंड्स, उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह हमारी जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है, वो उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई ऐसा विधेयक उसको पास करवाना जरूरी है, देश के हित में अगर पास करवाना जरूरी है, अगर तो उस विधेयक के बारे में लोकसभा राज्यसभा का अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि आर्टिकल 108 यानी कि 108 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई जाती है और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो आई होप्स ये बातें आपको समझ में आई। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, ना तो राष्ट्रपति करेगा और ना ही जो हमारे राज्यसभा का जो सभापति है वो करेगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन लागू होती है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिएगा लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं है तो उस लोकसभा के अध्यक्ष की जगह फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। मान लीजिएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अगर नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा अगर राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तो फ्रेंड्स जो उस सदन में जो उम्मीदवार है उन्हीं में से एक को नियुक्त कर दिया जाएगा अध्यक्षता के लिए। तो ये याद रखिएगा। जैसे हम कह सकते हैं वैसे तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा अध्यक्षता, और राज्यसभा का उपसभापति कर सकता है, और इसके अंदर जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को नियुक्त कर दिया जाता है अध्यक्षता के लिए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे दोबारा से समझिए इसको, देखिएगा। अब देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन बुला लिया, यानी कि अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के माध्यम से। कारण क्या है, किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा विधेयक है उसको पास कराना बहुत जरूरी है तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और वो क्यों बुलाया जाए, कारण इसका कारण है क्योंकि अगर किसी भी विधेयक के बारे में दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसको देखिएगा, यदि विधेयकों को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, यानी कि ऐसा विधेयक जिसको पास कराना जरूरी है, तो उस समय हमें संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यह कोई सदन संशोधन मामले में मना कर रहा हो तब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। 6 माह तक किसी भी विधेयक को अगर रोक लिया जाता है तब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका संयुक्त अधिवेशन है वो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के माध्यम से बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये दो समयों में बुलाया जाता है, यानी 2 टाइम्स में भी बुलाया जाता है। एक तो आपका साधारण विधेयक में और एक आपका वित्त विधेयक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, 4 प्रकार के बिल होते हैं। एक आपका साधारण बिल होता है, एक धन विधेयक और वित्त विधेयक और एक संविधान संशोधन बिल। तो संयुक्त अधिवेशन इन 4 जो बिल होते हैं उनमें संयुक्त अधिवेशन किन किन के अंदर बुलाया जाता है। तो देखो, एक तो साधारण विधेयक पर आपका संयुक्त अधिवेशन होगा। एक जो आपका जो फाइनेंस बिल होता है उस फाइनेंस बिल के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बट आपका जो मनी बिल और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है उनमें कभी भी आर्टिकल 108 नहीं लगता। आई मीन आपका जो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये जो ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो आज इसको आप कंफ्यूज को दूर कर लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम इसी बात को हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए साधारण विधेयक और जो वित्त विधेयक होता है, यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल और एक आपका फाइनेंस जो बिल होता है, ये दोनों बिल ऐसे होते हैं जिसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। साधारण बिल पे और फाइनेंस बिल पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और आपका जो जो आपका मनी बिल है
उस मनी बिल के अंदर संयुक्त अधिवेशन यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिकल 108 नहीं लगता है। ओके, देखिए एक बार इसको सुनिएगा, ये अलग से मैंने लिख रखा है, इसको सुनिएगा। साधारण बिल और वित्त विधेयक, साधारण बिल और वित्त विधेयक, साधारण बिल यानी कि साधारण बिल और वित्त विधेयक के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बट संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक बिल उसमें कभी भी आर्टिकल 108 यानी कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बुलाया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, याद रखिए इसको। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपका मेजोरिटी बिल, एक आपका फाइनेंस बिल, उसमें आर्टिकल 108 लगता है यानी कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और आपका मनी बिल है उसमें आर्टिकल 108 नहीं लगता, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। ओके, अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे जो संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाया गया है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब तक जो आपका जो संयुक्त अधिवेशन यानी कि आर्टिकल 108 यानी कि 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, और वो है 1950 से 2017 यानी कि 1950 से लेकर 2017 के बीच में अब तक संयुक्त अधिवेशन यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिकल 108 लगा है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो याद रखिएगा, पहला है आपका दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2000 यानी कि 2000, ये संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं 1960, 1977 और 2000 के अंदर। तो फ्रेंड्स इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिएगा, अब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। देखिएगा, पहला फैक्ट है साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप लोकसभा में इसको प्रस्तुत कर दीजिएगा चाहे राज्यसभा में, दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, सेकंड फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो साधारण यानी कि सॉरी जो आपका ऑर्डिनरी बिल है उसको अगर आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर रहे हो उसके लिए जहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंट उसकी सिफारिश जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर एक अपवाद है। एक अपवाद यह है कि एक अपवाद नए राज्य के निर्माण के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ओके, तो याद रखना है। तीसरा फैक्ट, यह साधारण बहुमत से पारित होता है, दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोस्तों इस पर आर्टिकल 108 लग सकता है, और संयुक्त बैठक के में साधारण बहुमत से इनको बिल्कुल पेश किया जाता है, यानी कि आपका जो साधारण विधेयक होता है साधारण बहुमत होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको यानी कि सिंपल मेजोरिटी कहने का मतलब है सिंपल मेजोरिटी से इसको आप पारित करवा सकते हो। तो सिद्धांत तौर पे तो लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल इक्वल है, बट व्यवहारिक रूप से देखें तो इस बिल में दोस्तों लोकसभा थोड़ा सा उसका रैंक लोकसभा से राज्यसभा से अधिक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, राज्यसभा में इसे स्वीकार कर सकती है, यानी राज्यसभा इसे स्वीकार कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। देखो, ऑर्डिनरी बिल को जो राज्यसभा है उसको स्वीकार कर सकती है इस ऑर्डिनरी बिल को, और उसको अस्वीकार भी कर सकती है। हम कह सकते हैं अधिकतम 6 माह के लिए जो इस बिल पर राज्यसभा हम कैसे ये इस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करेगी, तब दोनों के अंदर गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, और गतिरोध अगर उत्पन्न होता है तो दोस्तों अगर लग रहा है देश के हित में अगर ये बिल है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, 108 के माध्यम से संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद में इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आई है तो फ्रेंड्स अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे इसका जो अगला जो बिल है, हम यूँ कह सकते हैं आर्टिकल 110 यानी कि आपका मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।